क्लास में हमने यूकेरियोट कोशिका झिल्ली को पढ़ा था। अब हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये चौथा वीडियो है। उम्मीद है आप सबको मज़ा आ रहा होगा। तो कोशिका भित्ति को स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये पादप कोशिका में सिर्फ पाई जाती है। और पादप कोशिका में इसका कार्य है कि ये बहुत दृढ़ होती है। इसके कारण दृढ़ होती है, इसका कारण तो इसका काम क्या रहेगा कि किसी भी चीज़ को रोकना। तो जैसे पादप कोशिका को देखें, ये कोई पादप कोशिका है। ये इसका केंद्रक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये हरित लवक, ये रसधानी और ये कोशिका झिल्ली। ये सबसे बाहरी परत जो है ना, ये कोशिका भित्ति है। कोशिका की सबसे बाहरी परत पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है। ये पादप कोशिका में सेलुलोज हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसकी संरचना पादप में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होगी। शैवाल में कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। और बैक्टीरिया में बैक्टीरिया भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक में फाइटिन की बनी होती है। और जंतु में तो होती ही नहीं। इस चारों जगत में हम इसकी कोशिका भित्ति की संरचना मतलब मुख्यतः इसी चीज की बनी होती है। और छोटे मोटे कंपाउंड होते हैं, जैसे ये कैल्शियम पैक्टेट की जगह सोडियम पैक्टेट या पैक्टेट ही, सिर्फ पैक्टेट ही हो सकता है या पैक्टोज होगा, यानी कि उसके शुगर पॉलीसेकेराइड्स और इसके पॉलीसेकेराइड्स ये सब में होते हैं। तो एक कोशिका भित्ति की संरचना हो गई। और इसके कार्य है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। यांत्रिक अगर बाहर से प्रहार हो रहा है तो सबसे पहले कोशिका भित्ति पर ही पड़ेगा। इसलिए कार्य इसका यांत्रिक सहायता प्रदान करना, कोशिका को चोट से बचाना। अब ये जो पादप की जो पहली भित्ति होती है उसे प्राथमिक भित्ति कहते हैं। जैसे ये पादप कोशिका है, तो ये प्राथमिक भित्ति है। समय के साथ इसका डिपोजिशन हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है, तो इसके नीचे की तरफ द्वितीयक भित्ति भी बन जाती है। मतलब प्राथमिक भित्ति से कोशिका विभाजित होकर रूपांतरित होकर द्वितीयक भित्ति बनाती है।
इसके द्वितीय कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब दो पादप कोशिका है, दो पादप कोशिकाओं के बीच के जो स्थान को प्लाज्मोडेस्मेटा से जोड़ते हैं, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान में कार्य करता है। जैसे कोशिका के कोई भी पदार्थ को इधर से उधर जाना है तो इसका तो कोशिका के द्रव्य का आदान प्रदान में कार्य करता है। ये इसको दो कोशिकाओं के बीच को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और इसके बीच में जो जगह है यहाँ पर कुछ कोशिकीय पदार्थ भरे रहते हैं जिसको डेस्मोसोम्स बोलते हैं। तो ये पूरी कोशिका भित्ति की संरचना हो गई। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ेंगे। अब हम लोग झिल्लिका तंत्र को पढ़ेंगे। झिल्लिका तंत्र में वैसे अंग आते हैं जिसमें कि एक अंग के कार्य दूसरे अंग से संबंधित हो। जैसे में अगर हम अंतर झिल्लिका तंत्र के में देखें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, हरितलवक, लाइसोसोम, सरसधानी, गोलिका, ये पांचों अंग के जो कार्य हैं एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए हम इसको झिल्लिका तंत्र में रखते हैं। तो सबसे पहले झिल्लिका तंत्र को देखते हैं। झिल्लिका तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? झिल्लिका तंत्र अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो दो तरह की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका में उसकी सतह पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और चिकनी में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद गोल्जी का है, उसके बाद लाइसोसोम, फिर रसधानी। इन चारों अंगों के कार्य एक दूसरे से संबंधित, इसलिए इसको हम झिल्लिका तंत्र में रखते हैं। और फिर हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, तारक का, इन सभी कार्य इनसे संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसको झिल्लिका तंत्र में नहीं रखते हैं। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका के एक डायग्राम बनाते हैं, उससे अंतःप्रद्रव्य जालिका को समझते हैं। एक मानव कोशिका है, ये केंद्रक है। केंद्रक एक कोशिका झिल्ली, ये रसांकुर है। इन रसांकुर का कार्य क्या होता है? अगर किसी भी चीज को अवशोषित करना है तो ये इससे अवशोषित होगा। कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक ये कोशिका में फैले हुए होते हैं, इसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं। इसका नाम अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इसका मतलब क्या है? अंत और कोशिका द्रव्य के बीच में, ये यहाँ पर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के बीच में ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका इन सभी के बीच में होती है। इसकी कुछ सतह पर राइबोसोम्स होते हैं। तो इसको खुरदरी बोलते हैं।
खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका के ऊपर राइबोसोम से, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। इसका मतलब क्या होगा कि जो जहाँ पर ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण होगा वहाँ पर खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका पाई जाएगी। तो खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका का कार्य हो गया प्रोटीन संश्लेषण। और फिर चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का कार्य चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का कार्य होता है लिपिड संश्लेषण। ये लिपिड का संश्लेषण करती है तथा स्टेरॉयडल हार्मोन। अब स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होता है? स्टेरॉयडल हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जिसमें इसमें आयोडोथायरोनिन हार्मोन, जैसे कि ये जो गाइटर से थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो स्टेरॉयड हो गए। जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन हैं जैसे में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सभी स्टेरॉयड हार्मोन है। और ये जो इंसुलिन हो गया यानी अग्नाशय से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन, और स्टेरॉयड हार्मोन की क्या खासियत है कि स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट केंद्रक के साथ आकर अपना डायरेक्ट उसका जो कार्य है, जो बात है, वो अपना संदेश यहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन वो पेप्टाइड हार्मोन जो है वो केंद्रक झिल्ली पर ग्राही रहेंगे, इसी ग्राही पर ही पहुँचाएंगे पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड और स्टेरॉयड हार्मोन में यही अंतर है। तो चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का कार्य है लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन इसका संश्लेषण करना, और खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। और ये कोशिका में कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक फैले रहते हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं क्या बोलती है वो। इलेक्ट्रॉन सुबेसी के अध्ययन के पश्चात पता चला है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलिक नलिकाबद्ध जालिका को अंतःप्रद्रव्य जालिका में रखा गया है। तो कोशिका द्रव्य के बीच में फैला हुआ है इसलिए इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। प्राय राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी तक चिपके हुए रहते हैं। ये राइबोसोम है जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी तक चिपके हुए हैं, इसको खुरदरी बोलते हैं। और राइबोसोम जहाँ पर नहीं है ये चिकनी हो जाएगी। जो कोशिकाएं संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा भाग लेती है उसमें खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और जो स्टेरॉयडल हार्मोन और लिपिड के संश्लेषण में भाग लेती है उसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। अब ये लिपिड संश्लेषण इसी तरह करती है कि यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है तो लिपिड का निर्माण ये कर देती है। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका खत्म हो गई। अब गोल्जी क्या करते हैं? ये घड़ी से हाँ। गॉल्जी उपकरण की खोज सबसे पहले 1898 में कैमिलो गॉल्जी ने की थी। खोज कैमिलो गॉल्जी इनकी खोज कैसे किए थे? इन्होंने कोशिका की जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा था तो इनको उस केंद्रक के पास एक झिल्ली नुमा संरचना जो कि ऐसे ही फैली हुई नजर आई, तो उन्होंने उसका नामकरण किया और उन्होंने इसका नाम गोल्जी उपकरण रख दिया। अब ये दिखती कैसी है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये रसांकुर, ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक। केंद्रक के पास इस तरह से बनी हुई रहती है और यहाँ पर ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। फिर ये कोशिका द्रव्य, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब बाकी अंग। तो ये है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की संरचना वास्तव में किस तरह से होती है? ऐसे ऐसे तो नीचे चौड़ा होते जाता है। इसके बारे में एनसीईआरटी में डाटा दिया है। इसका व्यास कितना होता है? इसका जो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये जो नली है ना, इसका नली का जो व्यास होता है वो नली का व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। तो इसका कार्य क्या है? जो भी प्रोटीन संश्लेषित हुआ अंतःप्रद्रव्य जालिका में, कोई भी प्रोटीन, तो इसको ये इसी के नलिका में जाएगा। जैसे मान लीजिए अंतःप्रद्रव्य जालिका का ये नलिका हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर ये मान लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषित, ये प्रोटीन संश्लेषित हो गया है। इस तरह से कोई प्रोटीन है जो संश्लेषित हो गया है, ये प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषित हो या लिपिड संश्लेषित हो, ये इस पे संश्लेषित हुआ। इसका जो ये नली है ये 2 सिरा में बटा हुआ रहता है। पहला है सिस और दूसरा ट्रांस। तो सिस ट्रांस से प्रोटीन या लिपिड प्रवेश करेगा। प्रवेश किया इस तरह से, और इसमें जो भी चेंजेस होने हैं डीएनए के मुताबिक, डीएनए अपना मैसेज भेजेगा, उसको जो भी चेंज करवाना है, जैसे ये लिपिड को अगर हमको ग्लाइकोलिपिड बनाना है या फास्फोलिपिड बनाना है, तो ये उस पर कार्यक्रम निर्भर करता है कि वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो लिपिड को हम फास्फोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, इन सभी चीज़ों में इसको हम परिवर्तित कर देते हैं। फेसिस और ट्रांसफेस ये प्रोटीन के रूपांतरण में कार्य करता है। अब एनसीईआरटी लाइन देख लेते हैं और क्या क्या है। और आइए समांतर ढेर के रूप में मिलता है, इसको जालिकाएं कहते हैं। फिर वही है, गोल्जीका में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। इसमें जो ये कुंड है ये अलग अलग संख्या का हो सकता है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित रहते हैं और ये देखिए केंद्रक के पास ही संकेंद्रित बैठे हुए हैं। तो इसका मेन काम यही है कि प्रोटीन या लिपिड को संवेष्टित कर उसका रूपांतरण करना, जो भी रूपांतरण है। इसका कार्य जो हो गया प्रोटीन लिपिड आदि को संवेष्टित का मतलब अपने अंदर लेकर रूपांतरित करना। ये प्रोटीन लिपिड आदि का कार्य हो गया। फिर इसके आगे एनसीईआरटी की लाइन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा, वही बात है। फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होगा। वही प्रोटीन गोल्जिका के सिस सिरे से प्रवेश करेगा और ट्रांस सिरे से निकल जाएगा। तो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड, सिंपल। गोल्जिका में कुछ नहीं, शुरू से देखते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका से अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। वो कैसे हुआ? तो राइबोसोम था, राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। अब उस प्रोटीन को ये यहाँ पर भी है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो यहाँ से जो प्रोटीन संश्लेषित हुआ
उसके शीर्ष सिरे पर प्रवेश करेगा। उसका सिरा दो भागों में बटा होता है, शीर्ष सिरे पर प्रवेश किया और उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। तो इसका मेन कार्य यही हुआ कि प्रोटीन और लिपिड आदि को संवेष्टित कर उसका रूपांतरण करता है। अब लाइसोसोम को करते हैं। अब अगला टॉपिक है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय में ही होता है। ये गोल्गी काय का ही बात है कि गोल्गी काय में ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसे गोल्गी काय है, ये यहाँ पर केंद्रक है। तो जो केंद्रक के पास होता है उसको शीर्ष सिरा बोलते हैं और केंद्रक के बाहर है उसको ट्रांस सिरा बोलते हैं। तो शीर्ष सिरा के पास यहाँ से मैसेज जाएगा डीएनए के द्वारा, एमआरएनए बनता है, फिर उसको मैसेज जाता है यहाँ पर आके, यहाँ पर प्राथमिक लाइसोसोम बनेगा, मतलब प्राइमरी लाइसोसोम, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर मैच्योर लाइसोसोम और फिर लाइसोसोम। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना कि प्राइमरी सेकेंडरी बनता है। फिर यहाँ से प्राइमरी बना, फिर यहाँ सेकेंडरी, मैच्योर और यहाँ लाइसोसोम। इस तरह से गोल देखकर समझना होगा कि कोशिका में, कोशिका द्रव्य में फैली भी रहती है, इसलिए कोशिका है केंद्र, कोशिका द्रव्य में फैली भी रहती है। और इसका कार्य क्या है? ये लाइसोसोम है, ये झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। ये झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं और तथा इसमें जो है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसका पीएच बहुत कम होता है, मतलब कि पीएच एक हो सकता है। तो उसका पीएच कम होने के कारण ये झिल्ली से घिरा होता है। और इसका काम क्या है कि जो भी कोशिका में भोजन आया एसिमिलेट होकर उसका पाचन करना। तो इसका, और इसमें जो एंजाइम होते हैं इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कार्य क्या है? जैसे कि कोशिका में कोई भी पदार्थ आया, ये भोजन है, ये लयन का इस प्रकार से मुड़ेगा और इस भोजन को अपने में समाहित कर देगा। इसके अंदर इसका पाचन होगा, फिर तो लाइसोसोम का एक और अच्छा पॉइंट है गोल्गी काय में इसका निर्माण होता है। अभी भोजन को इसके अपने अंदर लिया, फिर भोजन यहाँ पर पहुंचा, भोजन का जो भी उसको निम्न पीएच में उसको तोड़कर फिर इस भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ से निकाल देगा। ये अपशिष्ट पदार्थ है और जो भी पोषक तत्व है वो कोशिका द्रव्य में भेज देगा। इसका कार्य जो है ना वो कोशिकीय पाचन होता है। कोशिकीय पाचन, आमाशयीय पाचन नहीं, कोशिकीय पाचन। कोशिका स्तर पर भी पाचन करता है, ये कोशिकीय पाचन करता है। एसिडिक लाइन ये झिल्ली पुटी का संरचना होती है, ये झिल्ली पुटी का संरचना है भी। और इस संवेष्टन विधि द्वारा गोल्गी काय बनते हैं। और इस संवेष्टन विधि, ये जो इसके नलिका के अंदर जाता है ना, इसको संवेष्टन विधि बोलते हैं। नलिका में निर्माण होना, इसको संवेष्टन विधि बोलते हैं। उसके बाद लाइन है पृथक्कृत लयन कोशिकाओं में जब अपघटकीय एंजाइम हाइड्रोजेज, लैपेजेज, प्रोटीनेज, कार्बोहाइड्रेट जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, pH=1 यानी अम्लीय। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि सभी के पाचन में सक्षम होते हैं। ये लाइसोसोम का कार्य हो गया। और झिल्ली तंत्र में ना सभी झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं, इसलिए इसका नाम झिल्ली का तंत्र है।
तो ये गोल्जी का भी झिल्ली से घिरा होगा, वो आंध्र प्रदेश जालिका भी झिल्ली से घिरा होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे रसधानी। ये जो लाइसोसोम है ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। झिल्ली का तो अंतर प्रदेश झिल्ली भी दोनों में पाई जाती है, लेकिन रसधानी सिर्फ पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। और गोल्जी का भी दोनों में पाई जाती है, तो रसधानी सिर्फ पादप में भी पाई जाती है। राजधानी कहाँ? पादप कोशिका में। अब इस राजधानी का कार्य क्या है? सबसे पहला बात, राजधानी कोशिका पादप कोशिका के 90% जगह को घेरे हुए रहती है। पादप कोशिका का 90% स्थान घेरे रहती है। इसका आकार इस तरह होता है, ये कोशिका पादप कोशिका हो गई, इस तरह से घिरी हुई, इसको राजधानी बोलते हैं। ये कोशिका दिखती है। जो राजधानी है इसकी सबसे बाहरी परत को टेफेनोप्लास्ट। इसका कार्य क्या है? कोशिका में जितना अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो सक्रिय परिवहन बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। मतलब कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध एटीपी का प्रयोग करके कोशिका तरफ से अपशिष्ट पदार्थ इसमें जा रहा है। सारे अपशिष्ट पदार्थ इसी में जमा होते हैं कोशिका, पादप कोशिका के। इसका मुख्य कार्य क्या हुआ? अपशिष्ट पदार्थ को संग्रह। अपशिष्ट पदार्थ हो गया या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में मतलब कि पादप के शरीर में, तो पादप के शरीर में कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो ये यही राजधानी में ही संग्रहित होगा। फिर उसका उपयोग बाद में होगा। अगर अपशिष्ट पदार्थ है तो अपशिष्ट पदार्थ को फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बचे हुए पदार्थ का संग्रह। एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को राजधानी कहते हैं, जिसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है वो यहाँ पर संरक्षित किए हुए रहते हैं। और इसके ये एकल झिल्ली से आवृत होती है। इसकी जो झिल्ली है ना, ये एकल झिल्ली है। जो लाइसोसोम था वो भी एकल झिल्ली है। एकल झिल्ली, इसको एकल झिल्ली है। लाइसोसोम एकल झिल्ली, राजधानी एकल झिल्ली। और ये सबसे बाहरी परत को टेफेनोप्लास्ट बोलते हैं। और यहाँ पर पौधे में बहुत से आयन दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत राजधानी में आते हैं। सांद्रता प्रवणता के विपरीत राजधानी में आ गए। अमीबा में राजधानी का बहुत सारा उपयोग है। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर ये होता है। अमीबा में राजधानी खाद्य पदार्थ को उत्सर्जन या संग्रहण, खाने के लिए और उत्सर्जन के लिए, खाना और उत्सर्जन दोनों में इसका उपयोग करते हैं। ये अमीबा का कार्य है। अब इस पूरे का रिवीजन कर लेते हैं जो जो पढ़े हैं। सबसे पहले झिल्ली का तंत्र में अंतर प्रदेश जालिका का प्रोटीन का निर्माण हुआ।
अंतःप्रेरणी जालिका, प्रोटीन निर्माण। उसके बाद गोल्जी काय में ये भी एकल झिल्ली से आवृत है, एकल झिल्ली, ये भी एकल झिल्ली। प्रोटीन का रूपांतरण क्या गोल्जी का है। फिर उसके बाद लाइसोसोम, ये उसका पाचन किया हाइड्रोलिक एंजाइम की मदद से। और लाइसोसोम के बाद आगे फिर रसधानी, जो कि जो बचा हुआ पदार्थ है उसको रखती है। तो पादप, पादप में अंतःप्रेरणी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रसधानी, ये चारों होंगे, लेकिन जंतु में रसधानी नहीं होगी। तो आज अपने अंतर झिल्लिका तंत्र को समाप्त किया। अब नेक्स्ट क्लास में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।